कुरुक्षेत्र आज नई परिपाटी तय कर रहा है। केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ब्रांड कुरुक्षेत्र, ब्रांड गीता, ये बहुत बड़े ब्रांड है, दुनिया के शायद सबसे बड़े ब्रांड्स के अंदर है। हरियाणा किस तरह से बदल रहा है, एकदम से इमेज बदल गई कि हरियाणा देश में एकमात्र स्टेट खड़ा हुआ पहला, जिसमें बिना खर्ची बिना पर्ची के आम जनमानस को नौकरी मिली, उसकी काबिलियत के आधार पर। वो कहीं भी जाते हुए कोई भी व्यक्ति सरलता से आगे खड़ा हो जाता है सामने, और वो हाथ पकड़ के उसको राम राम नमस्ते, उसका हालचाल पूछना, परिवार का हालचाल पूछना, इतने सरल व्यक्तित्व। हरियाणा वैसे तो बहुत स्वरूपों में सर बदला है। देश के अंदर बाकी राज्य जितने मेडल लाते हैं उसके लगभग 40% मेडल तो हरियाणा से आते हैं। हम तो बड़े गौरवशाली लोग हैं कि सब कुछ तो यहाँ है हमारे यहाँ पर, और संस्कृति का गौरव यहाँ पर है। वेद यहाँ पर लिखे गए, सरस्वती यहाँ बहती थी। 10,000 साल की लिविंग सभ्यता, लिविंग सिविलाइजेशन वो कुरुक्षेत्र में है। इससे बड़ी संस्कृति और किसके पास है? देखिए, धर्म इस देश का आधार है। अगर मैं कहूँ कि इस देश की एकता का सूत्र जो है वो धर्म ही है। हर आदमी विषाद में है, हर आदमी चिंता में है, एंग्जाइटी है उसके अंदर, और उसको दूर करने का, उसे समझाने का, उससे निकालने का एक ही मंत्र है, और वो है गीता। इस कुरुक्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कदम ये रखा है। कुरुक्षेत्र आज नई परिपाटी तय कर रहा है। केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है, इस कुरुक्षेत्र को नया स्वरूप, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास किए हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। बहुत ही सम्मानित माननीय छावड़ा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, आज आप यहाँ पर आके अपने ही बच्चों के पास आए हैं और इस तरह का एक प्रयास यंग टीम जो कर रही है? प्लीज़ सर, हमें आशीर्वाद के रूप में क्या कहेंगे? आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे मैं डॉक्टर देसवाल, डॉक्टर भगत सिंह के साथ यहाँ पर आया, और आपने एक सुंदर आयोजन, छोटा सा आयोजन एक बहुत ही सुंदर तरीके से किया। वो आपकी मैनेजमेंट को भी दिखाता है, वो आपके इंटरेस्ट को भी दिखाता है, और जो ये स्टूडियो आपने एक सुंदर सा स्टूडियो बनाया है, ये आपके विज़न को भी दिखाता है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि कुरुक्षेत्र को लेके जो यहाँ व्यक्ति रहता है, कुरुक्षेत्र ऐसी धरा है जिसका नाम बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि ब्रांड कुरुक्षेत्र, तो ब्रांड कुरुक्षेत्र, ब्रांड गीता, ये बहुत बड़े ब्रांड है, दुनिया के शायद सबसे बड़े ब्रांड्स के अंदर है। बिल्कुल सर। अगर मैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में बात करूँ, लेकिन जिस लेवल का नाम है, उस स्तर का यहाँ पर तीर्थाटन, उस स्तर का पर्यटन, वो मुझे लगता है कि अभी नहीं है। हालांकि पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। तो उस प्रयास की मैं तो आपका जो ये सारा पॉडकास्ट, ये स्टूडियो, मैं उस दिशा के अंदर ये आपका एक कदम मानता हूँ कि आपने भी एक कदम इस कुरुक्षेत्र को आगे ले जाने के लिए ये रखा है, और इसके लिए दोबारा से मैं आपको एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। अभी आपने अपना आशीर्वाद दिया इस स्टूडियो को। कुरुक्षेत्र और हरियाणा पिछले आपने भी कहा कि 10 से 12 सालों में बदला है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपने किस तरह से, किन किन रूपों में हमारे हरियाणा को बदलते देखा है, महसूस किया है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। संस्कृति और पर्यटन किस तरीके से आपकी इमेज क्रिएट करते हैं किसी स्टेट की, किसी देश की, और किसी जगह की, वो मैंने साक्षात इन 12 सालों में बदलते देखा है हरियाणा को लेकर। हरियाणा के अंदर जो 12 साल पहले, 2014 से पहले जो हरियाणा की इमेज थी पूरे देश के अंदर, वो एक स्ट्रांग स्टेट की थी। जैसे कहते हैं कि जिसकी इमेज थी कि हमारे यहाँ के सैनिक, हमारे यहाँ की खेती, और हमारे यहाँ का ठेठ जो है हरियाणवी। लेकिन इन 10-12 सालों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आई, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अब श्रीमान नायब सैनी जी, आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे अब बीजेपी सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने,
तो आप देखिए कि कैसे इमेज बदलती है। हरियाणा को पहले नौकरी बिकने वाला स्टेट, पर्ची खर्ची, एकदम से इमेज बदल गई कि हरियाणा देश में एकमात्र स्टेट खड़ा हुआ पहला जिसमें बिना खर्ची बिना पर्ची के आम जनमानस को नौकरी मिली, उसकी काबिलियत के आधार पर। उसके बाद जो दूसरा जो इमेज क्रिएशन हुआ कि एक सॉफ्ट इमेज हरियाणा की बननी शुरू हुई, क्योंकि हरियाणा का नेतृत्व तो बड़ा सॉफ्ट था, बड़े प्यार से उन्होंने हरियाणा को चलाना शुरू किया। तीसरी जो बात एक इमेज क्रिएट हुई कि राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति ने, किसी क्षेत्र ने बीजेपी को वोट दिया नहीं दिया, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के अंदर उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं हुआ। हर क्षेत्र का अन्याय हरियाणा के अंदर हुआ। भिवानी के ऐसे एरियाज के अंदर जहां नहरें बनने के बाद पहली बार पानी पहुंचा, ऐसा हरियाणा ने देखा। और इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के अंदर जब हम पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, तो कोई बात होती थी कि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर क्या है। बोले भाई यहाँ कोई कल्चर नहीं, यहाँ तो एग्रीकल्चर है। ये एक मतलब आम जो एक लोकोक्ति की तरह था, एक कहावत की तरह था। मैंने खुद सैकड़ों बार ये बात सुनी है कि हाँ कल्चर क्या है। तो हमें भी ये लगता था कॉलेज टाइम के अंदर कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ 66 के अंदर, तो हमारी संस्कृति शायद वहीं कुछ सिमट के रह गई। लेकिन जब ये 2014 के अंदर सरकार बनी, उसके बाद जैसे ही कुरुक्षेत्र के ऊपर काम होना शुरू हुआ, गीता महोत्सव पे काम होना शुरू हुआ, तब हमें लगा कि अरे हम तो बड़े गौरवशाली लोग हैं कि सब कुछ तो यहाँ है हमारे यहाँ पर। 48 कोस भूमि हमारे पास है, इस हरियाणा के पास है, जिसमें 5 जिले आते हैं। इसके साथ साथ गीता का उपदेश यहाँ हुआ। कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास है, जहाँ महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर उसके शुरू में गीता और उसके अंत में विष्णु सहस्त्र पाठ। और संस्कृति का गौरव यहाँ पर है। वेद यहाँ पर लिखे गए, सरस्वती यहाँ बहती थी। 10,000 साल पुराने हम वेदों को मानते हैं, यानी 10,000 साल की लिविंग सभ्यता, लिविंग सिविलाइजेशन वो कुरुक्षेत्र में है। इससे बड़ी संस्कृति और किसके पास है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। आप यूपी को आप इमेजिन करिए कि 2010-12 के अंदर यूपी की इमेज आपकी कैसी थी, और आज उसकी इमेज अगर हम देखें तो वो एक पूरे सांस्कृतिक प्रदेश की तरह दिखाई देता है कि वहाँ पर रामलला अयोध्या, उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद इलाहाबाद कुंभ, साथ में भगवान कृष्ण की धरती मथुरा वृंदावन। तो आज वो पूरी तरह से संस्कृति के रंग में रंगा प्रदेश दिखता है। तो ये जो इमेज है, ये इमेज कैसी बदली है हरियाणा की, वो एक कमाल का परिदृश्य हुआ है पिछले 10-12 सालों के अंदर। और जब से हमारे श्रीमान नायब सैनी जी आए हैं, तो उन्होंने अपनी इमेज के साथ हरियाणा की इमेज को एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज के रूप में क्रिएट किया कि एक व्यक्ति, वो कहीं भी जाते हुए कोई भी व्यक्ति सरलता से आगे खड़ा हो जाता है सामने, और वो हाथ पकड़ के उसको राम राम नमस्ते, उसका हालचाल पूछना, परिवार का हालचाल पूछना, इतना सरल व्यक्तित्व। सर, जब आप बात कर रहे हैं, आप धर्म को जीवन और लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी मान रहे हैं, क्या केवल ये जीवन तक ही सीमित है? ये धर्म को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, धर्म इस देश का आधार है। अगर मैं कहूँ कि इस देश की एकता का सूत्र जो है वो धर्म ही है। बचपन में एक ऐसे लिखते थे हम लोग, मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ अपनी, अनेकता में एकता। हम ऐसे में लिखा करते थे कि हमारी बोलचाल, भाषा, रंग रूप, खाना पीना, रहना सहना सब अलग है, फिर भी हम एक हैं। और बाद में लिखते थे क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। तो लेकिन तब बाल मठ में ये कभी समझ नहीं आया कि संस्कृति क्या है। तो अपने टीचर से पूछा एक दिन हमने, अपने हिंदी की अध्यापिका से, कि मैडम ये संस्कृति क्या है। तो बोले कि जैसे हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम रहते हैं, जैसा हमारा सब जो जीवन हम रोज चलता है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी परंपरा है। तो मैंने कहा जी आपने यहाँ तो आप कह रहे हो कि ये सब अलग अलग है हमारा, लेकिन बाद में आप कह रहे हो संस्कृति के कारण एक है। तो बोले कि जो कहा है ना वो लिख दो। वो प्रश्न खड़ा रहा, लेकिन वो प्रश्न सॉल्व हुआ 40 साल की उम्र के अंदर, जब ये समझ में आया
कि ये जो संस्कृति है वो हमारे राम और शिव है, वो हमारी गीता है जो सारे देश को जोड़ के रखती है। केदारनाथ में जो श्लोक बोले जाते हैं वही श्लोक केरल में बोले जाते हैं, जो सोमनाथ मंदिर में बोले जाते हैं वो असम असम में कामाख्या मंदिर में बोले जाते हैं। ये हमारी एकता का सूत्र है। उसके बाद फिर बोली, भाषा, रंग, रूप सब अलग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और आज के जो हमारे सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी जी का आपने नाम लिया, उन तक पहुंचना बहुत आसान है। आपने दोनों ही जो गणमान्य हमारे यहाँ, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में आपको काम करने का मौका मिला होगा, बहुत पास से देखा होगा आपने। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज मनोहर लाल खट्टर जी को याद करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप याद दिलाएं। उनके साथ तो बहुत सारे संस्मरण हैं। एक चीज़ उनकी मुझे जो लगता था कि बहुत अच्छी है, वो समय पर चलना, समय पर पहुंचना। मैं उनके साथ कई बार जो है, खास तौर पे जब 48 कोस भूमि के अंदर तीर्थों पे गए तो मैं उनके साथ रहा। तो जैसे वो टाइम देखते थे कि अगर वो लेट हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा, जैसे आप एंग्जाइटी कह लें या थोड़ा ये कह लें कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि वो जहाँ समय दिया है वहाँ समय पे नहीं पहुँच पा रहे। तो ये चीज़ मैंने उनकी सब नेताओं से बिल्कुल अलग देखी है। तो वो हर जगह समय पे पहुँचना चाहते थे कि अगर उन्होंने किसी को समय दिया है, मान लीजिए उन्होंने 10 जगह जाना है एक दिन में, तो दूसरी तीसरी जगह वो लेट हो गए, क्योंकि जहाँ से वो चलेंगे अपने स्थान से वो हमेशा समय पे चलेंगे। दूसरी तीसरी जगह वो अगर लेट हो गए तो उसकी करेक्शन वो अगले 4-5 जगह में 2-2 मिनट 3-3 मिनट का करेक्शन करते हुए, और अंतिम जो उनका कार्यक्रम होता था वो लगभग समय पे होता था। तो वो देख के बाद में कहते थे, देखो हमने लगभग टाइम पे पूरा कर लिया। तो ये उनका रोज का था, मतलब उनको ये एक बार नहीं, ये उनकी कमाल की चीज़ थी। उसके बाद अगर उन्होंने आपको मिलने का समय वहाँ दिया है, बहुत बार हम उनसे शाम के समय मिलने का होता था उनके पास, कि वो कुरुक्षेत्र की बात जो है अधिकतर रात को हमें बुला लेते थे 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे। फिर आते ही उन्होंने पूछना, खाना खाया? तो जैसे उन्हें लगता था नहीं पहले खाना खाओ, 15 मिनट में मेरे पास आ जाओ। उसके बाद आधा घंटा, घंटा उन्होंने उस बात को सुनना, सारी बात को उसके अकॉर्डिंग, उनसे हमने बहुत सीखा। जितना ज्ञान उन्हें हर विषय पे था, मतलब चाहे वो संस्कृति हो, चाहे पर्यटन हो, बाकी जो विषय थे वो तो थे ही थे। हर चीज़ पे उनकी एक सोच थी, हर चीज़ के ऊपर उनका एक पूरा, जिस मैं तो कहता था कि रिसर्च है उनके पास हर बात की। बिल्कुल सर। और जो 48 कोस भूमि का जो डेवलपमेंट हुआ, हम तो सोचते थे, उनका ये कहना होता था कि आप हर तीर्थ की डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। ये नहीं कि सिर्फ आप कुरुक्षेत्र तक सीमित हो जाओ, हर तीर्थ तक पहुंचो, उनका ये मोटिव हुआ करता। ये कमाल का उनका रिसर्च, जिसे मैं कहता हूँ कि जनमानस तक पहुंचने का उनका रिसर्च बहुत जबरदस्त। और जो चीज़ें आपने बताई कि जैसे एक घर का माहौल होता है कि हमारा घर का जो बड़ा है, कोई भी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या कोई भी है, मुखिया जो मुखिया है, तो वो अपने बच्चों को या अपने छोटों को पूछते हैं पहले कि खाना खाया, स्वास्थ्य सही है। हाँ। तो वो संस्कार मैं समझता हूँ कि उस तरह के संस्कार अपनी पूरी टीम के प्रति हाँ, नहीं वो देखिए, संघ में प्रचारक रहे, संघ उनके कण कण में बसा हुआ था हर जगह। आज भी वो, मेरे ख्याल से तो मुझे हमेशा उनके अंदर एक प्रचारक ही दिखा। मुझे कभी उनके अंदर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक राजनेता हैं या वो हरियाणा प्रदेश के सर्वोच्च पद पे हैं। वो सम्मान उनका हमेशा रहा, लेकिन हमेशा हमें तो, मतलब खास तौर पे मुझे तो उनमें एक प्रचारक ही दिखता रहा लास्ट। बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है सर। जी। वो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उतनी ही कमाल की पर्सनैलिटी हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। और कमाल की उनकी ये बात भी है कि उनका जिस तरह से कोई भी वीआईपी है, शेड्यूल इतना रहता है कि पता नहीं कब उठना, कब आना, कब जाना। लोगों के लिए कहने के लिए कह देते हैं कि है हंस रहा है, लेकिन उसके बाद भी सुबह से लेकर शाम तक सेम एनर्जी में लोगों के बीच रहना, और कोई भी मिलने जा रहा है उसी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना, चाहे उनके पास 10-12 साल का कोई बच्चा चला जाए और चाहे 70-80 साल का कोई बुजुर्ग चला जाए। तो वो चीज़ें बताती हैं कि आपका मुखिया आपको लेके कितना चिंतित है, कितना आपसे लगाव रखता है। तो उनकी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है। नायब सैनी जी जैसे आपको सुबह मिलेंगे वैसे ही शाम तक होंगे वो।
ईश्वर ने उन्हें इतनी एनर्जी दी है कि वो सुबह मुझे लगता है कि 6-7 बजे के करीब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और रात को कोई समय नहीं है कि 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, कई बार 12-12, 1-1 बजे मैंने उन्हें लोगों से मिलते देखा और सुना है। तो उनकी जो एनर्जी है, वो कमाल की है और वो एनर्जी किसी बनावटी व्यक्ति के अंदर नहीं होती। वो तो जो दिल से लोगों से जुड़ा है और आप उनको देखेंगे हमेशा वो जो बात करते हैं अपने दिल की बात करते हैं। उनकी सारी जो भाषण भी आप देखेंगे बहुत हद तक उनका भाषण जो है एक तरह से जैसे आपस की बातचीत की तरह का भाषण उनकी अक्सर जो बातचीत होती है ऐसा लगता है इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भाषण नहीं दे रहे, किसी को ऊपर कोई चीज लाद नहीं रहे, बड़ा ही कैजुअल सा उनका, बड़ा साधारण सा उनका बातचीत का तरीका है। हरियाणा वैसे तो बहुत स्वरूपों में सर बदला है। आज बॉर्डर की बात की जाए तो हर 10वां जवान हमारे हरियाणा से है। और खाने पीने में अपना ही एक जो हमारी चीज़ें हैं हरियाणा की वो फेमस हैं, जानी जाती हैं। और हरियाणा का इंसान भीड़ में अलग ही दिखाई देता है। दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा बिल्कुल हाँ। सर। तो नया मान लो कि इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह हमारा स्पोर्ट्स का पिछले काफ़ी समय से जो वैसे तो हमारा स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छे इंडेक्स में हमारा हरियाणा रहा है। तो देश के अंदर बाकी राज्य जितने मेडल लाते हैं उसके लगभग लगभग 40% मेडल तो हरियाणा से आ रहे हैं और सबसे छोटा स्टेट है। सबसे छोटा स्टेट है। हाँ जी, 2.5-3 करोड़ की आबादी है इस स्टेट की। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। अब जनसंख्या चल रही है, मुझे लगता है कि एक्यूरेट जनसंख्या अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमें मिलेगी। तो हम 140 करोड़ की जनसंख्या में 2.25 करोड़ देश जो प्रदेशवासी हैं, हर 10वां सैनिक होना कितने बड़े गौरव की बात है कि देश की रक्षा में सबसे आगे। देश के लिए हम जो प्राउड लाते हैं, जो गौरव लाते हैं, गर्व लेके आते हैं, ओलंपिक मेडल से लेकर और एशियाड तक, उसमें हम लोग सबसे आगे। तो हरियाणा प्रदेश को गौरव करने के लिए उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है वो भी हम मेरे ख्याल पूरे देश के अंदर चौथे 5वें नंबर के अंदर राज्य है। ऐसे हर चीज़ के अंदर, हाईवेज की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर हर जिले से कोई ना कोई नेशनल हाईवे 1, 2, 3 ऐसे निकल रहे हैं आज के समय में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा हमारे साथ, मोदी जी की ने जो है बहुत बड़ा हमारा वो किया है। और जहाँ तक संस्कृति की बात करें तो हरियाणा उसमें भी आज सबसे आगे। द लैंड ऑफ महाभारत की जगह द लैंड ऑफ गीता, ये पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का एक परम विषय रहा। अगर हम बात करें संस्कृति की, धर्म की, अध्यात्म की, तो स्वामी ज्ञानंद जी के बिना वो अधूरी है। सब संतों का आशीर्वाद है, सब संत हमारे जो है पूजनीय हैं, पूज्य हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए जो स्वामी ज्ञानानंद जी ने पिछले 8-10 सालों, 11 सालों के अंदर किया है, वो अगर उसकी बात ना करें तो वो बात पूरी नहीं होती। गीता को लेके जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर की गीता, हाँ, आप उसे सहेज के रखें, उसकी पूजा करें, लेकिन उसे पढ़ें, उसे समझें, उसको जीवन में उतारें। हर आदमी, विश्व इस तरीके से है, हर आदमी विषाद में है, हर आदमी चिंता में है, एंग्जाइटी है उसके अंदर, और उसको दूर करने का, उसे समझाने का, उससे निकालने का एक ही मंत्र है और वो है गीता। और उस गीता को सरल माध्यम से समझाना। और अगर आप देखेंगे कि जब आप अपनी इन एंग्जाइटी से और इन सी चीज़ों से लड़ते हैं तो आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आप गीता की सूक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये 100% होगा। जब आप गीता को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बाहर इस गीता की प्रेरणा जो भगवान कृष्ण ने, जिसका उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया, जिसे कुरुक्षेत्र में गाया, उसकी प्रेरणा आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं है। और वो मुझे लगता है कि वो इस धरती के कारण ही है, इस धरा के कारण है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, हरियाणा किस लिए जाना जाता है, स्वामी जी का स्मरण किया और बताया कि किस तरह से उनके बिना हमारा भी विषय अधूरा है सर। और उनका सानिध्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और किन क्षेत्रों में हरियाणा उभर के आएगा और किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है? जैसे मुझे सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र लगता है जिसके अंदर हरियाणा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जिस पे काम भी शुरू हुआ है, मुझे पर्यटन, तीर्थाटन एक बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है जिसके अंदर बहुत स्कोप है। हम दिल्ली के बहुत नज़दीक है। दिल्ली के नज़दीक होने से
जैसे हमने देखा कि वृंदावन मथुरा का जो परिवर्तन हुआ, दिल्ली का जैसे ही जो टूरिस्ट है वो वृंदावन की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो वृंदावन का स्वरूप बदल गया। आज वहाँ पे 10 से 12 करोड़ लोग परिक्रमा करते हैं साल के अंदर। ऐसे ही हम जितना यहाँ से वृंदावन दूर है, मथुरा दूर है, उससे कुछ 20 किलोमीटर ज़्यादा हम लोग दिल्ली से, या लगभग बराबर हम लोग दिल्ली से दूर हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र का प्रमोशन करें, कुरुक्षेत्र में सब कुछ है, तो कुरुक्षेत्र के लिए हम एक्टिविटी करें तो दिल्ली से नज़दीक होने का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जैसा मैंने शुरू में कहा था कि गीता ब्रांड कुरुक्षेत्र, ये बहुत बड़े, अगर हम मार्केटिंग के टर्म में बात करते हैं, पर्यटन में बात करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे कुरुक्षेत्र में समाज को दिखाने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ हमें इन सब चीज़ों का प्रमोट करके उन्हें यहाँ तक लाने की बात है। तो उसके लिए बहुत बड़ा काम किया जाने की अभी आवश्यकता है। बहुत बड़ा काम हुआ है मनोहर लाल जी के समय में भी। नायब सैनी जी अब तो हमारे कुरुक्षेत्र से ही मुख्यमंत्री हैं, तो उनका इसके ऊपर पूरा फोकस है। वो हर बार आप देखेंगे कि वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इस पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अगर कोई चीज़ है तो वो या तो फूड इंडस्ट्री है और या फिर वो टूरिज्म है। और अगर फूड को भी कहें तो वो टूरिज्म का एक हिस्सा है। तो इस तीर्थों के धरा पर हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। माँ भद्रकाली का मंदिर यहाँ है, गीता की उपदेश स्थली यहाँ पर है, ब्रह्म सरोवर यहाँ है, सन्निध सरोवर यहाँ पर है, मतलब इतना कुछ है। और पिछले दिनों के अंदर जो क्रिएट हुआ ज्योतिसर के अंदर, एक 5 वर्चुअल म्यूजियम जो क्रिएट हुए हैं, सारी महाभारत को समझने का वो केंद्र है। कुरुक्षेत्र अनुभव केंद्र उसका नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो वो एक बहुत बड़ा स्थान है। अगर हम उस ऐसे स्थानों को प्रमोट करें, अगर आप उसे देखें, तो आपको एक दिन चाहिए सारा दिन उस स्थान को देखने के लिए, और इतना कुछ है उसके अंदर। ऐसे ही ब्रह्म सरोवर शाम की आरती पे जो संध्या आरती है, आप देखिए कि रामेश्वरम एक स्थान है जो बहुत प्रसिद्ध है। राम जी ने वहाँ युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा की। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव है। यहाँ भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले पांडवों के साथ उस स्थान पे पूजा की। लेकिन रामेश्वरम आज कहाँ है? कुरुक्षेत्र का है। तो मतलब ये हमें सोचने का विषय, हमारे साथ आगे बात करने। तो ऐसे हम चीज़ों को जितना प्रमोट करें। अब माँ भद्रकाली जो है शक्तिपीठ है, अब उस शक्तिपीठ के अंदर हम एक ही शक्तिपीठ किसी स्थान को कहाँ ले जाता है? तो हमें इन सब चीज़ों को खड़ा करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और भारत सरकार, हरियाणा सरकार, तो अगर मैं कहूँ कि संस्कृति का गौरव ही हमारे देश को 75 सालों में अभी प्राप्त हुआ है कि हमने उस चीज़ को देखा, अनुभव किया है। आप ये देखिए कि पोटेंशियल कैसे होता है। अयोध्या के अंदर पिछले बरस 10 करोड़ लोग गए हैं। ऐसे ही वैष्णो देवी की बात करें तो वैष्णो देवी के अंदर पिछले बरस 1 करोड़ 20 लाख लोग होके आए। लोग इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेनली मैं चाहूँगा कि सर, अभी आपने गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है और किस क्षेत्र में और काम किया जा सकता है, तमाम चीज़ों पर डिस्कस की। लेकिन बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हमारे नागरिक होते हैं और नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुरुक्षेत्र वासी या कोई जो हमारा हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति है, वो हमारे इस हरियाणा को किस तरह से और सभ्य बनाने में अपना योगदान दे सकता है? कुछ चीज़ें जो आप हमारे नागरिकों से अपील करना चाहें। इसी महीने 8, 9, 10 अप्रैल में एक कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, कुरुक्षेत्र थ्रू द एजेस। डॉक्टर भगत सिंह जी जो चेयरमैन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करवाई। डॉक्टर देसवाल उसके अंदर को-कोऑर्डिनेटर थे उस सारी कॉन्फ्रेंस के। तो इन 2-3 लोगों ने मिलके पूरी कुरुक्षेत्र की टीम के साथ जो यूनिवर्सिटी के हैं, एक बड़ी अलग तरह की कॉन्फ्रेंस की। इसका विषय था कि कुरुक्षेत्र का रिलीजियस हिस्ट्री तो है, जब हम गूगल सर्च करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र, तो आप देखेंगे उसके अंदर लिखा आता है गीता, महाभारत, 48 कोस, थोड़ा बहुत हर्षवर्धन, थोड़ा बहुत और कुछ। तो क्या कुरुक्षेत्र की हिस्ट्री यही है? देखिए, कुरुक्षेत्र एक लिविंग सिविलाइजेशन है जो 10,000 साल वेदों से लिखी हुई लगातार
वेद यहीं लिखे गए सरस्वती के किनारे, इसी क्षेत्र के अंदर। तो 10,000 साल पुरानी जो सभ्यता है, क्या उसका और कोई इतिहास नहीं है? उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, उसका कल्चरल हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई आर्किटेक्चर हिस्ट्री नहीं है, उसके साथ सोशल हिस्ट्री नहीं है। क्या ह्यून सेंग आया, उसने क्या कहा, क्या लिखा, अलग अलग माध्यम पे पढ़ा है, अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा है। इसको कंसोलिडेट करना, इसके ऊपर एक पुस्तक बनाना, कुरुक्षेत्र के इतिहास को दुनिया तक पहुंचाना, ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था, जो कि एक बहुत सफल कॉन्फ्रेंस थी। 150 से ज़्यादा प्रोफेसर देश भर के उसके अंदर आए। उसके अंदर 350 पेपर हमारे पास उसके अंदर कुरुक्षेत्र पे आए। उसके ऊपर अब काम चल रहा है और उसके अंदर लगभग 25-30 पेपर तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के पेपर हैं, बहुत ही अच्छे। अब देखिए, जैसे उसके अंदर कॉन्सेप्ट आया एक, भरत के भारत से, मतलब भरत जो हुए वो भी इसी क्षेत्र के अंदर हुए। तो ये जो सारी बात थी, इतनी बड़ी बात कि कुरुक्षेत्र का नाम इसी क्षेत्र में कहीं पड़ा, तो इन बातों को कहीं ना कहीं हमें सामने लाने की जरूरत है। ऐसी और बहुत सारी बातचीत हुई। एक जो हमारे वक्ता थे, उन्होंने कहा कि क्या जो लिटरेचर है, हम लिटरेचर की बात करते हैं, क्या वो हिस्ट्री नहीं होती? तो कितनी सुंदर बात बोली उन्होंने। कहा कि मॉडर्न टाइम्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रेमचंद ने जो लिखा, क्या वो हिस्ट्री नहीं थी? क्या वो उस समय का समाज नहीं था वो? तो इस तरह की चीज़ों से हमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। और कुरुक्षेत्र का जो एक संपूर्ण इतिहास है, एक सभ्यता के नाते सिख गुरु यहाँ पर पहुँचे, सिख इतिहास यहाँ से बहुत ज़्यादा संबंधित है। ऐसे ही बौद्ध इतिहास यहाँ से बहुत ज़्यादा संबंधित है। सभी सिविलाइजेशन अंदर अलग अलग समय सभ्यता का, हम सिर्फ इन 200-250-300 सालों को इतिहास नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा इतिहास तो 10,000 साल से चल रहा है, वेदों के काल से चल रहा है, उससे पहले भी था। लेकिन कम से कम वेद काल का तो पता ही है हमें, उतना तो हमारी जानकारी में ही है। तो 10,000 साल का हमारी सभ्यता तो ही है। तो उस के अंदर डॉक्टर तंवर सिंह जो हैं अपने प्रोफेसर साहब, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली, राघवेंद्र तंवर जी ने, कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक 10,000 साल का म्यूजियम बनना चाहिए जो 10,000 साल के कुरुक्षेत्र को दिखाएगा। तो ये जो चीज आई निकल के बाहर, ये कितनी कमाल की बात है। अभी इस चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। और अभी ऐसे इस तरीके से तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कुरुक्षेत्र की और चीजों के ऊपर बात करें, बहुत सारा काम के अंदर हम लोग जुड़े रहे। इंफ्रा के अंदर जैसे ये रेलवे का जो आप ट्रैक देख रहे हैं, जो एलिवेटेड ट्रैक बना है, इसके अंदर भी जो हमारी विजन कुरुक्षेत्र टीम थी, उसके माध्यम से बहुत बड़ा इनपुट हुआ। ऐसे ही जो रोड्स का सारी जो डेवलपमेंट हुई यहाँ पे, उसके अंदर बहुत सारा काम हुआ। ज्योतिसर के अंदर जो ये बना अपना जो वर्चुअल म्यूजियम्स बने, 5 बिल्डिंग्स बनी, इसके अंदर हम लोगों का बड़ा इनपुट रहा, सारा योगदान रहा पूरी टीम का। साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, रेलवे स्टेशन है, सब में इसके अंदर नो डाउट यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका बहुत अच्छा, उनका भी काम रहा। लेकिन उसके अंदर इनपुट, उनका सहयोग, ये कार्य कैसे होने चाहिए, ये हमारी टीम ने बहुत बड़ा काम इसके अंदर किया। तो ये काम लगातार करते आ रहे हैं, आगे भी चलता रहेगा। और ये अच्छा सफ़र, जो शानदार सफ़र सर कुरुक्षेत्र को बदलने का और एक पॉजिटिव वे में बदलने का, ये जारी रहना चाहिए। और ये जो आपका मिशन है ना, हरियाणा तक छा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग भी देखते हैं, हमारी टीम भी देखती है, एक बहुत ही अच्छे स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने कई डॉक्यूमेंट्री सर इस पे बनाई हुई हैं, कार्य किया है। तो जब लोगों से बात करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हम कुरुक्षेत्र को बदलते देख रहे हैं। और ये मिशन जारी रहे, और आपकी आगे की जो आपने प्लानिंग्स की होंगी उसके लिए हम आपको बहुत सारी सर शुभकामनाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की मुलाकात आपसे होती रहे, सिलसिला जारी रहे, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है, जो चीज़ों का, जिन चीज़ों का आपने बताया, मतलब हम तो हमारी, हम इतना तो हम मतलब बहुत ज़्यादा सर, मतलब सोच से भी परे। और बहुत सारे लोगों को मतलब जब ये पता चलेगा किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, हम चाहते हैं कि सर जो जो एक एक अभी ज्योति सर अनुभव केंद्र हैं, कभी हम इस पे स्पेशल पॉडकास्ट इसके ऊपर करें कि लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से इसकी नींव पड़ी, कैसे ये बना, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपसे सर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और अगर आपका समय इस तरह से मिलता रहा सर हमारे लिए,
सबसे बड़ा आशीर्वाद रहेगा सर। और आज आप हमारे बीच पहुँचे और आपने जो अपना विजन कुरुक्षेत्र तो मैं क्या कहूँ, लेकिन विजन हरियाणा कर दिया आपने। जो हरियाणा को लेकर आपने बात की, हरियाणा किस तरह से बदल रहा है और एक अच्छे प्रदेश के रूप में, आपने कहा छोटा है लेकिन काम इतने बड़े बड़े स्तर के किए हैं। तो आपने समय दिया सर, और यह पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को हरियाणा समझने में, हरियाणा की संस्कृति समझने में, खेलकूद समझने में, यहाँ का खाना समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद।